मैम आईआर एक्टिव, आईआर इनएक्टिव और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ लिए थे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन, और उनके टाइप्स पढ़ लिए थे। और आईआर में 2 रीजन पढ़े थे, फिंगरप्रिंट रीजन और एक फंक्शनल ग्रुप रीजन। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक कोई बच्चा आपके क्लास में इससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, कौन बच्चा पूछ रहा था? मैम मैंने ही पूछा था। आपने पूछा था? आपने क्या पूछा था बेटा? मैम वो नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है? हाँ, वो जो है ना, उस पे मैंने नोट्स में मेंशन तो कर दिया, बट आप इस पे मत जाइए। ये आपके हायर स्टडीज के लिए है, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए है। ठीक है, ये चीज मैंने ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो था, मैंने इसको अभी मैम आपको। क्योंकि हाँ लास्ट बोलिए। टर्न का मतलब हमने एक केमिस्ट्री का पेपर देखा था, तो मैम उसमें ये था कि हाँ, बेंजीन में कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, वो फाइंड करने का था। अच्छा इसलिए था। मैंने आपसे पूछ लिया। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। वैसे तो देखो, जितना ही मैं बता रही हूँ पेपर उसी से ही आएगा। ठीक है, जितना ही हम लोग पढ़ाएंगे आपको, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम आपको ना बताएं और एग्जाम में दे दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर ठीक है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। इसमें स्क्रीन शेयर कर दूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? मैम अभी तो नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। यस ठीक है, मैम। अब जैसे, हाँ, यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में, कि इसमें क्या होता है, हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम निकाला जाता है। तो फॉर्मूला होता है 3n-6, है ना। ये होता है फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपके वाइब्रेशनल फ्रीडम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 3n-6। दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम। तो अभी वेयर इज n क्या है? n इज अ नंबर ऑफ टोटल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, है ना। ये किसके लिए बता रहे हैं? नॉन लीनियर के लिए बता रहे हैं। ठीक है, and therefore linear molecule will give 3n-6, non-linear molecule will give 3n-6 fundamental absorption bands। यहाँ पे नॉन लीनियर कर देते हैं भैया, गलती से लीनियर लिख दिया यहाँ पे, नॉन लीनियर। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं जैसे बेंजीन है, बेंजीन क्या है? लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, लीनियर तो नहीं है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर? कार्बन में 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है ना। 12 यहाँ पर टोटल एटम्स क्या है? 12 है। और तो अब क्या हो गया? फॉर्मूला क्या है? 3n-6। तो 3 इंटू 12, 12 कहाँ से आया? इसी को आपने प्लस करा है ना, 6 + 6। तो 3 इंटू 12-6 इज इक्वल टू 30 बैंड्स। तो इसमें 30 बैंड्स जो आएंगे, ये जो आपको बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इट विल शो 30 बैंड्स। या कह सकते हैं इट विल गिव 30 फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स। बेंजीन का जो एक मॉलिक्यूल है वो 30 फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स देगा। ये जो 3n-6 है, ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ वाइब्रेशन फ्रीडम जिसे कहते हैं, या फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, यस मैम। अब जैसे आपका अब जैसे CH4 है सपोज करो, तो CH4 का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है ना। ये लीनियर यस तो मैम। नहीं है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 5। + 1 5। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 5। फॉर्मूला लगा दिया आपने 3n-6। तो 3 इंटू 5-6 will give you 9। तो 9 बैंड्स, तो इट विल give 9 बैंड्स, और यू कैन से इट विल गिव 9 फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स। यहाँ पर लिखा है ना 3n-6 क्या देता था? फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स। इतने फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स ये देगा, या इसमें इतने 9 डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम होंगे। जितने डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम्स होते हैं उतने ही वहां पे वो बैंड शो करता है। और अब आता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। जैसे कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मतलब जैसे CO2 है, तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है ना, कार्बन होता है,
इधर ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल अगर है हमारे पास, उसके लिए फॉर्मूला होता है 3n-5। वहां पर 3n-6 था नॉन लीनियर के लिए, लीनियर के 3n-5 फॉर्मूला है। तो 3 मैम अब CO, हाँ बोलिए। मैम ये 5 और 6 किस बेसिस पे आता है? ये फॉर्मूला है बेटा, अभी इसीलिए मैंने बोला ना, इसीलिए इतना सब मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि ये अब आप जाओगे तो बहुत डीप में हम लोग चले जाएंगे, तब फिर आपके कोर्स में नहीं है, फिर उसको आईआर को ही फिनिश करने में हमारा फिर 1 वीक लग जाएगा। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत वाइड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपके कोर्स में सिर्फ सुपरफिशियल ही है कि भाई क्या होता है, बेसिक चीजें। तो इसीलिए मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही थी। वो जो बच्ची पूछ रही कि मैम बता दीजिए कैसे निकालते हैं, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बता दिया है कि आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बट इसमें मैम तो आप बहुत डीप पे मत जाओगे। क्या हो गया? आईआर एग्जाम में नहीं आएगा ना मैम? आईआर एग्जाम में आएगा। आईआर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आईआर का प्रिंसिपल क्या है, आईआर में कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, है ना। और इसके अलावा आईआर में मैंने और क्या क्या बताया, आईआर एक्टिव कौन होता है, आईआर इनएक्टिव कौन कौन से होते हैं, आईआर और की मैम क्या बेंडिंग और रेंज है। स्ट्रेचिंग में क्या हाँ, डिफरेंस होता है? वही मोड ऑफ वाइब्रेशन में आ जाता है ना, मोड ऑफ वाइब्रेशन, यस मैम, यस मैम। है ना, स्ट्रेचिंग बेंडिंग। तो जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है बच्चों बहुत वाइड है, आईआर है, एनएमआर है, यूवी है, सब बहुत वाइड है। मगर आपके बीटेक के कोर्स में हम लोग इसको थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ाते हैं कि बहुत डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर डीप में जाएंगे तो बता लगा हम लोग 10 डेज सिर्फ एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को खत्म करने लग जाते हैं। तो जब हम लोग एमएससी में पढ़ाते हैं तो एमएससी में काफी डीप पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस बच्ची ने क्योंकि पूछा कि नहीं मैम हमें बता दीजिए कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया है। अभी कैसे फॉर्मूला है इस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, पर किसी को पूछना कहीं मन हो बहुत ज्यादा तो आकर मुझसे अलग से वो पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि वरना ये बहुत ज्यादा हम लोग डीप में चले जाएंगे। तो ये फॉर्मूला फिलहाल आप लोगों को अगर जानना हो तो जान ले कि 3n-6 और 3n-5 एक फॉर्मूला है वाइब्रेशनल फ्रीडम निकालने के लिए, कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉन लीनियर के लिए 3n-6 फॉर्मूला यूज करते हैं। और फॉर एग्जांपल CO2, तो CO2 में क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, n will be equal to 3, तो 3 will be 4 bands. So CO2 will give you 4 fundamental absorption bands. ठीक है, बस इसमें ये इतना ही फिलहाल। ये अगर आप बोल रहे हो कि कैलकुलेशन के लिए पूछ सकते हैं तो ये है, मगर हम लोग वही पूछते हैं एग्जाम में जो हम लोगों ने पढ़ाया हुआ होता है, कुछ भी आउट ऑफ ऐसा नहीं पूछते हैं कि नहीं पढ़ाया और पूछ ले। ठीक है, तो बाकी हम लोगों ने उस दिन फंक्शनल ग्रुप रीजन बता दिया था कि क्या होता है, और फिंगरप्रिंट रीजन पे बात कर रहे थे शायद। मैम फिंगरप्रिंट भी थोड़ा सा बता दिया था। अच्छा, ये सब जितना मैं पढ़ा रही हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है ना, जो मेन बेसिक है आपके बीटेक के सिलेबस में बेसिक्स है। ये यूवी क्या है, एक्चुअली अभी आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी कभी इंटर में भी नहीं पढ़ी आपने, तो यूवी क्या है, विजिबल क्या है, एंड आईआर क्या है, एनएमआर क्या है, इसके बेसिक्स जो है प्रिंसिपल अभी आप लोगों को कोर्स में है। ठीक है, चलिए, तो अभी फिंगरप्रिंट रीजन की हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे 2 अगर ह्यूमन बींग्स भी हैं, अगर वो सब तरीके से इनकी बिल्कुल सिमिलैरिटी है, बिल्कुल बहुत रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, ट्विन्स हैं, और बिल्कुल आप ऐसे देख करके नहीं पहचान सकते कि कौन क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब जस्ट लाइक दे आर लाइक आइसोमर, है ना। आइसोमर में भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट हैविंग द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन द सेम वे कि 2 आइसोमर्स है, हर तरीके से एकदम सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, सब कुछ सेम है। मगर अगर वो कंपाउंड में जरा भी डिफरेंस है, या उस ह्यूमन बीइंग में जरा भी आपस में 2 डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, तो उनके फिंगरप्रिंट से आप समझ जाओगे कि ये 2 डिफरेंट पीपल की हम बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कभी भी किसी भी पर्सन के अपने इवन दोनों हैंड्स के भी फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं करते हैं। इन द सेम वे कि वही मॉलिक्यूल है, मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था कि जैसे मैंने कहा था कि प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल है, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल।
ठीक है, तो CH3 CH2 CH2OH, CH3 CS CH3OH, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? सिर्फ जो अल्कोहलिक ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है, वो फर्स्ट कार्बन पर लगा और इसमें कहाँ पर लगा है? सेकेंड कार्बन पर लगा। और कुछ डिफरेंस नहीं है, पूरा कंपाउंड बिल्कुल एक जैसे है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, एवरीथिंग इज सेम। तो जब मैंने आपको दो कंपाउंड सपोज सूरत दे दिए, मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सेम कंपाउंड, आइडेंटिफाई करो कि सेम है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जब ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से जज कर सकते हो। जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा इस कंपाउंड को, तो आपके स्क्रीन में ऐसे दो स्पेक्ट्रा बन करके आएंगे। तो जब आपने प्रोपेनॉल पे देखा तो आप देख रहे हो कि ये रीजन का जो स्पेक्ट्रा है और ये रीजन का स्पेक्ट्रा दोनों को ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट एक जैसा ही तो लग रहा है ना। मगर जब इस रीजन पे हम लोग आते हैं तो देखो इसका स्पेक्ट्रा और इसका स्पेक्ट्रा में बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया था कि 1450 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 600 इनवर्स तक आपका फिंगरप्रिंट रीजन होता, मतलब यहाँ से आपका फिंगरप्रिंट सॉरी यहाँ से फिंगरप्रिंट रीजन यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है। ये आपका फिंगरप्रिंट रीजन यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो फिंगरप्रिंट रीजन में ये भी आपका फिंगरप्रिंट रीजन है 14 से 50 लेकर के 600 तक। तो इस फिंगरप्रिंट रीजन में आप देख रहे हो दोनों का स्पेक्ट्रा एकदम डिफरेंट है। मगर इससे पहले वाला जो आपका रीजन है, दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन में दोनों ने सेम पैटर्न का स्पेक्ट्रा दिया है। सेम पैटर्न का स्पेक्ट्रा क्यों दिया है? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, और मेन ये जो ग्रुप रीजन कहलाता है, दिस रीजन इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप रीजन। क्योंकि दोनों पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप दोनों के पास है, तो इसलिए दोनों का स्पेक्ट्रा ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम सा आया है ना। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी पूरा ही ऑलमोस्ट सेम है। मगर इस रीजन पे आके आपको बहुत अच्छे से बहुत डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन सबके सेम हो सकते हैं, मगर आपके फिंगरप्रिंट रीजन में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कंपाउंड दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द कंपाउंड कि वो कंपाउंड सेम है या नहीं। अगर मैंने सपोज दो सैंपल दिए होते और दोनों ही 1 प्रोपेनॉल होते, तो दोनों का एकदम स्पेक्ट्रा भी बिल्कुल फिंगरप्रिंट रीजन में सेम आता। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई फिंगरप्रिंट रीजन में स्पेक्ट्रा डिफरेंट क्यों हो रहा है जबकि यहाँ पर सेम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सेम होने का रीजन क्या है कि दोनों के पास ही अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहलिक ग्रुप का जो वाइब्रेशन होगा वो दोनों में ही एक तरीके से है। ठीक है, तो जब वाइब्रेशन एक तरीके से है, दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो सेम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे ये। मगर जब पूरे मॉलिक्यूल को देखा जाता है तो ये 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इनका पूरे मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन होगा इसके पूरे मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से डिफरेंट होगा। तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट होगी तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए यहाँ पर आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। वही मैं बात बोलती हूँ, जो भी बच्चा बोल रहा था कि IR नहीं आएगी, क्या IR है, मगर IR में ये सब चीजें जो है ना बेसिक चीजें हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिस रीजन इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी चेंजेस ऑफ द मॉलिक्यूल एज अ होल। एज अ होल मतलब पूरा मॉलिक्यूल किस तरीके से वाइब्रेट और रोटेट कर रहा है वो इस रीजन से हमें पता चलता है। And this fingerprint region is very useful in identifying an organic compound. Two very much similar compounds may have similar absorption peaks in the functional group region, means 2.5 to 6.9 UM, but there will always noticeable difference in the fingerprint region. This region is of special interest in ascertaining the authenticity of the sample compound. This is very, very important thing. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. ये फिंगरप्रिंट रीजन क्या था ना। उसके बाद एप्लीकेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो IR में ये सब चीजें इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में।
कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। फिंगरप्रिंट रीजन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा कंपाउंड डिफरेंट है कि वो सेम कंपाउंड दिया गया है ना। The identity of an organic compound is confirmed if its fingerprint region matches exactly with the spectrum of known compound. मतलब क्या हुआ, अगर मैंने आपको सैंपल ए दे दिया, मैंने कहा बताओ भाई प्रोपेनॉल वन प्रोपेनॉल है या नहीं है, तो वन प्रोपेनॉल अगर होगा तो उसका फिंगरप्रिंट का स्पेक्ट्रा ऐसा आएगा हमेशा। जितने भी वन प्रोपेनॉल ले लोगे हमेशा स्पेक्ट्रा ऐसा ही आएगा, है ना। अगर मैच कर रहा है स्पेक्ट्रा उसका मतलब वन प्रोपेनॉल है, अगर स्पेक्ट्रा इससे मैच कर रहा है मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, टू प्रोपेनॉल होगा। तो स्पेक्ट्रा क्या होता है, सबका अपना एक डेफिनेट होता है। तो ये सब चीजें हमको स्पेक्ट्रा जब हम लोग निकालते हैं तो फिर देखना आना चाहिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन पीक्स आ रही हैं। तो जिस भी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन पीक्स आ रही हैं तो किस किस ग्रुप की वजह से हो सकता है ना। तो इस तरीके से पूरा आईआर स्पेक्ट्रा देखा जाता है। फिर आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि वही बात है कि द प्रेजेंस और absence of absorption bands help in predicting the presence of certain functional group in the compound. अभी जैसे मैंने कहा, मैंने आपको सैंपल ए कोई दे दिया, मैंने कहा कि भाई देखिए जाकर के इसकी में अल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है ना, अल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं। तो अगर अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो अपनी स्पेसिफिक अपनी पीक देगा, अगर वो स्पेसिफिक अपनी उस फ्रीक्वेंसी पे पीक नहीं दे रहा है इसका मतलब अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है। जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की भी अपने डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पे पीक देता है, अगर वो नहीं दे रहा तो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। तो इन दिस वे यू कैन प्रेडिक्ट कि भाई कंपाउंड में क्या क्या चीजें हैं। दिस इज नॉट अ क्वालिटेटिव एनालिसिस कि क्या क्या चीजें उसमें हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उसमें, है ना। तो अभी आइडेंटिफिकेशन में तो क्या था कि मैंने आपसे कहा कि वन प्रोपेनॉल देखो जाके वो वन प्रोपेनॉल है या नहीं है। तो अगर स्पेक्ट्रा वन प्रोपेनॉल जैसा है तो वन प्रोपेनॉल है। क्वालिटेटिव में क्या अननोन कंपाउंड है, मुझे नहीं पता कि क्या कंपाउंड है ये, तो मैं कह रही हूँ चेक करो जाकर इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, तो आप उसमें चेक करोगे। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड सब इससे पता चल जाता है कि सिंगल बॉन्ड के अपने अलग एब्जॉर्प्शन पीक्स होंगी, डबल बॉन्ड के अलग होंगी, ट्रिपल बॉन्ड के अलग होंगी, और सारे जितने भी आपके पास फंक्शन ग्रुप है उनके अपने अलग एब्जॉर्प्शन पीक्स होंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स help in predicting the presence of certain functional groups in the compound, because all functional groups OH, CHO, COH, O, CN, etc. and different bonds like single, double and triple absorb specific frequency of IR radiation, and they have certain value and give their absorption bands in IR spectrum. ठीक है, ये यहाँ पर बात थी qualitative analysis. Now comes to the hydrogen bonding. इससे भी हम लोग इंटर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आईआर से पता कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके कंपाउंड में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो क्या करेगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, लोअर्स डाउन द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मगर बेंडिंग की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो आप समझ जाओगे कि हाँ हमारे मॉलिक्यूल में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ROH है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है, ये न्यू का साइन है, मतलब ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। ये डेल्टा का साइन है, मतलब ये बेंडिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो ROH के लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स, और डेल्टा की वैल्यू है 1340 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमें पता रहती है कि भाई ये ROH में इतनी स्ट्रेचिंग इतनी बेंडिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। अब जब आपने सैंपल को टेस्ट किया तो आपने देखा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आ रही है 3500 आ रही है, मतलब कि वैल्यू क्या हो गई, लो हो गई। तो लोअर क्यों हो गई, क्योंकि इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आपको कम कर देगा, है ना। तो आप समझ गए, इसको देखते ही आप
क्या हो गया? स्नेह कुमार माइक अपना ऑफ करिए। स्नेह कुमार, रोल नंबर 253, स्नेह कुमार। आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? बस मोबाइल ऑन करके बैठ जाते हो? मैम पढ़ते हैं। नहीं, जो पढ़ते हैं तो उनका तो रिस्पॉन्स मुझे समझ में आता है बेटा, है ना? क्योंकि मेरे ख्याल से 4-5 स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा रिस्पॉन्स देते हैं, जिनके नाम भी मुझे याद भी हो गए और मैं देखती भी रहती हूँ कौन रिस्पॉन्स दे रहा है। बाकी तो मुझे ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ना ही कुछ इंटरेक्शन करते हैं। स्नेह कुमार। यस मैम। हाँ, क्या बात है, क्यों माइक ऑन किया था अपना? मैम माइक ऑन नहीं किया था, वो फोन नीचे गिर गया तो स्क्रीन टूट गई मैम उसकी, इसलिए अपने आप ही ऑन हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर से आ जाइए इसी पे। मेरा ना वही थोड़ा सा फ्लो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। मैं क्या पढ़ा रही थी अभी? अच्छा, ये क्या हो गया आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उस पे लोअर हो गई। पहले 3600 पर कर रहा था, अभी 3500 पर कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? तो जरूर से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमारे सैंपल में। मैंने कहा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, बेंडिंग की इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर 1340 है, यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर उसको मैं सही कर दूंगी, है ना? मैंने कहा कि बेंडिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेचिंग की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। मैम इसमें कितनी इंक्रीज होगी वैल्यू बेंडिंग में? बेंडिंग की बढ़ जाएगी ना वैल्यू, तो उसको आप 1/4 कर लीजिए। यहाँ पे 13 की जगह पर 1/4 कर दीजिए, हम है ना? लगभग 100 कर ले। हाँ, तो आपकी 100 वैल्यू और क्या हो जाएगी? increase। इसकी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर गलत मैंने टाइप कर दिया एक्चुअली। ठीक है, अब आती बात बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ, एनी फैक्टर दैट वीकन्स द बॉन्ड इन अ ग्रुप लोअर्स डाउन द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से क्या हो जाए, बॉन्ड आपका वीक अगर हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, है ना? तो क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि आपका बॉन्ड ही वीक हो गया। तो बॉन्ड वीक हो गया तो आपको कम एनर्जी चाहिए या कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना? तो उससे क्या होगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांस और सिस की अगर बात करें, है ना, तो आपको मालूम है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। क्यों ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म? क्यों होता है? ट्रांसफॉर्म क्यों ज्यादा स्टेबल होती है सिस से? क्योंकि हिंड्रेंस अल्टरनेट बताइए। हिंड्रेंस कम होता है मैम ट्रांसफॉर्म में। हाँ, हिंड्रेंस कम होगा, वेरी गुड, है ना? और सिस फॉर्म में क्या होता है? अगल बगल बिल्कुल है, एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो हिंड्रेंस ज्यादा हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर सिस और ट्रांस से बनाया भी था। जैसे ये देखो, सिस है, ट्रांस क्या है? ट्रांस पोजीशन पे क्या है? सीएल सीएल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो इनमें हिंड्रेंस नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? सिस में क्या हो जाएगा? अगल बगल पोजीशन पर रहेंगे। इसको यहाँ पर भी तुम सही करना है, ये ट्रांसफॉर्म नहीं है, सिस फॉर्म है। इसको भी आप अपने नोट्स में सही कर लेना है, यहाँ पे ट्रांस लिख गया है। तो ये अगल बगल पोजीशन पर है, तो क्या होगा? इनमें हिंड्रेंस होगा, है ना? फोर्स से रिपल्शन काम करेगा। रिपल्शन होगा तो आपको पता है रिपल्शन होने से एनर्जी इंक्रीज होती है। एनर्जी इंक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमेशा एनर्जी, अगर आप चाहते हैं इफ यू वांट टू गेट द स्टेबिलिटी, द एनर्जी शुड बी लो, एनर्जी कम होनी चाहिए तभी स्टेबिलिटी हो सकती है। तो इस केस पे क्या है कि स्टेबिलिटी होगी क्योंकि एनर्जी इस पे कम होगी, इसमें एनर्जी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिस और ट्रांस, बोलिए मैम, तो IR सिस फॉर्म में एक्टिव होगा ना? IR सिस फॉर्म में एक्टिव होगा बेटा, जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा यही कंपाउंड आपको मिले। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसा बताया था कि जिसमें सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, है ना, जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा ऐसे ही आपको कंपाउंड मिले। कंपाउंड तो कैसे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे हो सकते हैं। ये तो एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया था मैंने कि अगर इस तरीके का कंपाउंड है जिसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग इस तरीके में हो रही है, सिस फॉर्म में हो रही है ना, मगर जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा आपको सिस और ट्रांस ऐसे वाला कंपाउंड मिले। तो इसमें बात यहाँ पर सिर्फ ये बताई गई है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ट्रांस में स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ट्रांस में अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, उसको बताइए क्या होगा, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो भी ऐसा फैक्टर जो बॉन्ड को वीक कर रहा हो तो वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम कर देगा। तो कौन वीक कर रहा है, सिस फॉर्म जो हो रहा है वो वीक कर रहा है। जिस सिस में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। जब रिपल्शन होगा सिस फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को लो कर देगा। मगर जब ट्रांसफॉर्म है जो ज्यादा स्टेबल है, तो वो क्या करेगा, वो बॉन्ड को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, बॉन्ड को वीक नहीं होने दे रहा, बॉन्ड को स्ट्रेंथ दे रहा है, बॉन्ड मजबूत हो रहा है। उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। इसलिए ट्रांस की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो स्टेबल है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो क्या कर रहा है, वीक कर रहा होगा, तो वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम कर देगा। तो फॉर एग्जांपल सिस फॉर्म। ठीक है, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव? क्वांटिटी का मीन तो मतलब जैसे कि किसी चीज का कंपोजिशन, मात्रा, मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, कितनी है। यस मैम, कितनी है, कितनी मतलब मात्रा है उसकी। क्योंकि क्या क्या तो आपका आ गया कि क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में कितना है, इस पे बात हम करते हैं ना। क्वांटिटेटिव में कितना है, क्वांटिटी कितनी है, हाउ मच। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव तो हमने कर ही ली, क्वांटिटेटिव भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं बियर्स लॉ। ठीक है, इसके भी हम डिटेल में नहीं जा रहे। लैम्बर्ट्स बियर लॉ फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता दूं आपको। अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ देयर इज अ फॉर्मूला A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। A यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्बेंस होता है। A इज एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन जो साइन बना हुआ, दिस इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एंड दिस इज कांस्टेंट फॉर द कंपाउंड, and C is the concentration of the sample, and this is L is the path length of source of the sample। path length का मतलब क्या हो गया, जहां पर जो सोर्स है, जहां से आप IR रेडिएशन निकल रहे हैं, उस सोर्स से आपके सैंपल तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज पाथ लेंथ। तो अगर हमने पाथ लेंथ को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो एब्जॉर्बेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल हो गया। तो जितना ज्यादा आपके कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता जाएगा, उतना ज्यादा उसमें एब्जॉर्बेंस IR के लिए बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट सैंपल्स बना के रखते हैं। जैसे कि सैंपल 1 में हम लोगों ने उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम लिया कंपाउंड का, सैंपल B में कॉन्सेंट्रेशन हाई लिया,
सैंपल 3 में और भी कॉन्सेंट्रेशन हाई गया, सैंपल 4 में और कॉन्सेंट्रेशन हाई दे दिया कंपाउंड का। कॉन्सेंट्रेशन हाई का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट में उस कंपाउंड को हम ज्यादा डिसॉल्व करते जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हाई होता चला जाएगा। तो अब हम डिफरेंट सैंपल्स को हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे रखते हैं और फिर उसके एब्जॉर्बेंस की वैल्यू चेक करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जिसका हम लोगों ने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया था, जिस डाइल्यूट का मतलब जिसमें उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन कम था, उसके लिए एब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी कम आई है। मगर जैसे जैसे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन हाई करते चले गए, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी हाई होते चले गए। और कब करा हम लोगों ने, जब पाथ लेंथ को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो एप्सिलॉन भी हमारा कांस्टेंट था, तो A इज प्रोपोर्शनल टू द C। तो इन दिस वे वी कैन जज कि हमारा कौन सा सैंपल ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जिसके लिए भी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर अभी जिस मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों ने 5 सैंपल्स बनाए थे, सबका कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से मालूम था, हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि भाई ये बात लैम्बर्ट्स बियर लॉ जो होता है वो सच है या नहीं है, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फॉलो हो रहा था। अब अगर मैंने आपको 5 सैंपल्स दिए ABCD, मैंने बोला कि भाई सबके कॉन्सेंट्रेशन के लिए वैल्यूज निकालिए, तो अब आप देख, या मैंने आपको 2 सैंपल ही सिर्फ दे दिए A और B, मैंने कहा भाई बताऊं कि कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट है। तो अब आपने क्या करा, भाई आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा और फिर इससे क्या होगा, वो उसका एब्जॉर्प्शन हाई हाँ, होगा, जितना वो ज्यादा absorption हाई होगा वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। concentrated होगा। ठीक है, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट intensities of the absorption bands are linearly proportional to the concentration of each compound in a homogeneous mixture or solution। ये बात यहाँ पर आ जाती है क्वालिटेटिव एनालिसिस की, कितना आपका कंपाउंड है, कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है और कितनी क्वांटिटी है। तो इस बियर्स लॉ से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। These are the applications of the IR spectroscopy, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव। और सिर्फ ये तो सिर्फ मैंने 4-5-6 एप्लीकेशन लिख दिया, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, बहुत वाइड है। और फिर हम लोग जब पढ़ते थे तो पूरा एक लिस्ट बनाते थे कि कितने कितने एब्जॉर्प्शन पर कौन कौन से कंपाउंड्स अपनी पीक देंगे, है ना, CO का एब्जॉर्प्शन पीक कितनी होगी, OHE कितनी होगी, है ना, COHE कितनी होगी, पूरा एक चार्ट बनता था। फिर उस पर न्यूमेरिकल्स होते हैं कि भाई आप बताइए कि कंपाउंड में ये पीक्स आई है, तो कौन सा कंपाउंड होगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो इतने डिटेल पे भी हम लोग फिलहाल नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग IR पे हम लोगों ने जाना कि इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या मेन एप्लीकेशन हो सकते हैं, what is the meaning of fingerprint region, what is the meaning of functional group region, and what are the modes of vibration, stretching and bending। और bending और stretching भी कैसे हो सकती है इस बारे में, और कौन से मॉलिक्यूल IR एक्टिव है और कौन से नहीं। Is it clear to all of you? कोई क्वेश्चन है? if you have any queries you may ask। कुछ पूछना है? नो मैम। नहीं पूछना, तो हम लोग फिर NMR स्टार्ट कर दें फिर। यस मैम, 15 मिनट है, हो जाएगा स्टार्ट। हाँ तो चलो फिर 15 मिनट है तो स्टार्ट कर देते। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, now NMR spectroscopy is known as nuclear magnetic resonance। nuclear magnetic resonance, मुझे स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस मैम। यस मैम। और NMR का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको भी लिख लेना, PMR। मैग्नेटिक, इसको NMR भी कहते हैं या फिर PMR भी कहते हैं। PMR का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटॉनिक मैग्नेटिक रेजोनेंस, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि NMR में थोड़ा सा अब आपको और बहुत ध्यान से कुछ बातें सुननी होंगी, सुनिएगा कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट के रेडिएशन डाल रहे थे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR इंफ्रारेड के रेडिएशन डाल रहे थे। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से रेडिएशन डालते हैं हम लोग?
कौन से रेडिएशन डालते हैं? स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक दिन स्टार्ट किया था हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी। यस मैम। मैंने हाँ, कौन से लाइन से याद करो कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने गामा रेज, फिर क्या था हमारे पास इधर, यूवी से स्टार्ट करो, यूवी रेज थे, फिर क्या था उसके बाद आईआर था, आईआर के बगल में क्या था, माइक्रोवेव्स थे, और माइक्रो बगल के बगल में लास्ट में क्या था, रेडियो वेव्स थे। लास्ट में क्या था, रेडियो वेव्स थे। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है तो एनर्जी बहुत कम होती है। यहाँ पर हम लोग रेडियो वेव्स यूज करते हैं, रेडियो वेव्स, जिसकी आपके वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और एनर्जी सबसे कम है। क्या हमारा सीक्वेंस है, यूवी, देन विजिबल, देन आईआर, देन माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव आपके कोर्स में नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ा रही। माइक्रोवेव, उसके बाद क्या था, रेडियो वेव्स। तो रेडियो रेडियो वेव्स का, वेव्स। हाँ, तो लास्ट में जो रेडियो वेव्स आ रहा है इसको हम यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने क्या करा, अपना मॉलिक्यूल लिया और यूवी रेडिएशन जाने लग गए या आईआर रेडिएशन जाने लगे। अभी इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा नहीं कि हम सीधे सीधे रेडियो वेव्स जाने लगेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कंपाउंड है, फर्स्ट वी हैव टू कीप आवर मॉलिक्यूल और कंपाउंड इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे इसको रखा जाता है। अपने कंपाउंड को हम लोग सबसे पहले कहाँ रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसमें फिर रेडियो वेव्स डालते हैं। क्यों रखते हैं, अब इसका रीजन भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मैंने कहा कि हम लोग डील करते हैं रेडियो वेव से। तो रेडियो वेव्स में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कर सके या वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस कर सके या रोटेशनल ट्रांजिशन कर सके। उसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि इनमें से किसी भी ट्रांजिशन को वो कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन से ट्रांजिशंस होते हैं, यहाँ पे प्रोटॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं ना। प्रोटॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। प्रोटॉनिक का मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिट होता है। प्रोटॉन की जगह पर हम लोग न्यूक्लियाई वर्ड भी यूज करते हैं, न्यूक्लियाई, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस में रहता है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर होती है बच्चों, कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे ज्यादा हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। स्टडी हम लोग फॉस्फोरस 31, फ्लोरीन 19 के बारे में भी कर सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा स्टडी जो हो रही है यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन के बारे में करते हैं। इसका रीजन सुनिए, इसका रीजन क्या होता है कि अच्छा, पहले ये बात जान लो कि हाइड्रोजन की स्टडी का मतलब क्या हुआ। हाइड्रोजन की स्टडी का मतलब ये होगा कि किसी भी कंपाउंड में कितने तरीके के हाइड्रोजन है ना, कितने तरीके के हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, इसकी स्टडी हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल? C2H5OH। हाँ, C2H5OH इसको ब्रेक करके कैसे लिखते हैं, ब्रेक करके कैसे लिखते हैं? CH3CH2 CH2OH। हाँ, वेरी गुड, CH3CH2OH। अब अगर मैंने आपसे यहाँ पर पूछा, बताओ CH3CH2OH में कितने तरीके के हाइड्रोजन है, तो आप क्या बताओगे? हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? हाँ, 2 तरीके के। 2 तरीके के हैं, पक्का? अच्छा, अगर बॉन्डिंग की बात करें तो 3 तरीके के। हाँ, रुको मैं जरा वो शेयर करूं, व्हाइट बोर्ड। बच्चों शेयर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो रहा है शेयर? तो मैंने कहा हम लोगों ने यहाँ पर लिया CH3, ये CH3, ठीक है, ये CH2 है और ये OH।
Now, how many hydrogens we have? We have 3 types of hydrogen. This is 1 type, and this is 2 type, and this is 3 type. What is the reason? इसको हमने 2 टाइप का क्यों बोला? क्योंकि, और इसको 3 का क्यों बोला? क्योंकि ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है उस कार्बन से अटैच है जहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन उन कार्बन से अटैच है जिसके बगल में ऑक्सीजन भी है, इसके बगल में ऑक्सीजन भी है। तो ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि क्या है कि इस हाइड्रोजन के ये जो कार्बन है इसके बगल में तो सिर्फ कार्बन है, मगर ये जो कार्बन है इसके बगल में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन तो डिफरेंट हो गई क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो इन इथाइल अल्कोहल वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से बच्चे को जज करते हैं तो हम देखते हैं कि जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये कंपाउंड इथाइल अल्कोहल हमको 3 पीक्स देता है। थ्री पीक्स दे रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि इथाइल अल्कोहल जो है 3 पीक्स दे रहा है। अगर हमें नहीं पता है कि इथाइल अल्कोहल हमारे पास है, हमने तो आपको सैंपल दिया, मुझे बताओ भी ये क्या कंपाउंड है, इसमें कैसे हाइड्रोजन है, क्या इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जब आप इस कंपाउंड को लेके गए, आपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इसका स्पेक्ट्रा देखा, तो आपने स्पेक्ट्रा में देखा दिस कंपाउंड इज गिविंग 3 पीक्स, दैट मींस दिस कंपाउंड इज हैविंग 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप नंबर ऑफ पीक्स से आप समझ सकते हो कि कितने तरीके के हाइड्रोजन आपके पास है। पहली बात, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता क्या चल रहा है, ठीक है, कि कितने तरीके के हाइड्रोजन है आपके पास। और ये जो हाइड्रोजन है उनका इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं, नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं। इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसे यहाँ पर देखो ये 3 है, यहाँ पर है ना, तो ये कितने हैं 2 है, और ये कितना है 1 है। तो ये जो हाइड्रोजन है इनका रेशियो क्या है 3:2:1, 3:2:1 का रेशियो है। ये एक ही तरीके का हाइड्रोजन है। ये क्या है 2 है एक जैसे, ये क्या है 3 एक जैसे, तो ये इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। दीज आर द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। ये अपने आप में इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है और ये अपने आप में अपना अलग इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है उनका जो यहाँ पर पीक एरिया आएगा बच्चों, उसका रेशियो भी क्या होगा 3:2:1। तो 3:2:1 का रेशियो में हमारी पीक्स का एरिया आएगा। इससे हम ये भी समझ जाएंगे कि यहाँ जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो और इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का जो रेशियो होगा वो 3:2:1 के रेशियो में होंगे। देखिए, तो इस तरह हमें प्रेडिक्शन करना हम शुरू कर देते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि कितने तरीके के हाइड्रोजन हैं और एक ही जैसे हाइड्रोजन कितने होंगे। तो ये जो एरिया होता है ये हमको बताता है कि एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। तो हमारे पास पीक्स आ जाती हैं, तो 3:2:1। उसके बाद फिर इन्हीं पीक्स की बाद में बच्चों स्प्लिटिंग भी हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो वो जो स्प्लिटिंग होती है बताती है कि इस हाइड्रोजन के बगल का एनवायरमेंट कैसा है, उसके बगल में कितने नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हैं। तो ये सब बातें भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैंने इतना ही बताना यहाँ पर था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन के बारे में पता लगाते हैं। जितनी भी नंबर ऑफ पीक्स आती हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा में, उस स्पेक्ट्रा को देख के हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कितने तरीके के हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, मैंने बताया नहीं है कि वो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है मगर मैंने नहीं बताया कि कंपाउंड है। अब मुझे बताओ बेंजीन कितने पीक्स देगा, बेंजीन कितने पीक्स देगा? मैम 2। हाँ, बेंजीन कितने पीक्स देगा? बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? पीक्स का मैम मतलब 2 तरीके के पीक्स देगा, 2 पीक्स देगा। 2 पीक्स पे 2 पीक्स क्यों देगा? 2 पीक्स क्यों देगा? यहाँ जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा, हाँ बेटा कहाँ पे डबल बॉन्ड वाला है? ये वाला
बताओ ये जो हाइड्रोजन्स है यहाँ पर वो एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? मैम सारे तो कार्बन से ही अटैच हैं तो सारे ही एक जैसे ही होंगे। सारे कार्बन से अटैच्ड हैं और सारे के सारे एक ही जैसे बॉन्डिंग से भी तो अटैच हैं। भी अगर डबल की बात Yes, करें ma'am. तो ये हाइड्रोजन भी डबल सिंगल से अटैच है, ये हाइड्रोजन भी डबल सिंगल से अटैच है, ये हाइड्रोजन भी डबल सिंगल से अटैच है, तो सारे हाइड्रोजन एक ही जैसे तो हैं यहाँ पर। Yes, ma'am. So Yes, all are ma'am. same type. So that in this case the benzene will give a single peak like that, the single peak, but the peak area will be high. Why the peak area will be high? Because there are 6 hydrogen, 6 hydrogen एक जैसे हैं। तो पीक एक तो जब हम लोगों ने कंपाउंड लिया हमें नहीं पता था कि बेंजीन है, हमने जब स्पेक्ट्रा देखा तो सिंगल पीक आई, तो हम ये समझ गए कि अच्छा इसमें सिंगल पीक आ रही है, इसका मतलब सारे हाइड्रोजन एक ही जैसे होंगे। ठीक है, अब उसका एरिया देख के समझ में आया कि एरिया भी काफी ज्यादा है, इसका मतलब एक ही जैसे हाइड्रोजन कई होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा जजमेंट शुरू होता है और फिर इसकी स्प्लिटिंग भी देखते हैं कि क्या इस पीक की स्प्लिटिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो इस बेंजीन के केस में स्प्लिटिंग भी नहीं होती, तो हम ये समझ जाते हैं कि स्प्लिटिंग भी नहीं हो रही है, मतलब सारे हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं और अगल बगल भी कोई भी नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन नहीं है। अगर नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होता तो वो डबल पीक या ट्रिपल पीक्स देता है, तो सिंगल पीक दे रहा है, इसका मतलब और कोई भी नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन भी बगल में नहीं है। तो इस तरीके के प्रेडिक्शंस हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। कि अब जैसे मैंने आपको बोला मीथेन CH4, हाउ मेनी सिग्नल्स इट विल गिव। सिग्नल्स मतलब वही पीक्स कितना देगा CH4? 1 मैम ये भी सिंगल ही देगा। 1 1 1 हाँ 1 देगा, वेरी गुड। और अगर सपोज करो मैंने तुमको ये कहा ये CH3 O CH3, ये 3 है यहाँ पर, ठीक है। 1 टाइप का ही देगा। हाँ ये भी CH3 है, ठीक है। CH3 और CH3 हाउ मेनी सिग्नल्स विल गिव, कितने सिग्नल्स देगा? 1 देगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है, सेम है मैम ये दोनों भी का। हाँ सेम है, सेम है, दोनों इसी ही की तरफ वजह से से दोनों ऑक्सीजन सेम है। अटैच। हाँ मगर इसका भी पीक एरिया हाई होगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जजमेंट होता है कि कितने तरीके के हाइड्रोजन हम हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मगर जरूरी नहीं कि हम हाइड्रोजन की स्टडी करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करते हैं हाइड्रोजन के अलावा हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, या फॉस्फोरस 31 है, जो ऑड नंबर वाले होते हैं और जिनका मास नंबर होता है उनकी स्टडी करते हैं। अब क्यों करते हैं इसका रीजन हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, मगर बहुत ध्यान से इसको सुनना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और समझने वाली है, ठीक है। चलिए टाइम हमारा ओवर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना बच्चों? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम।